नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव, ये टॉपिक कल मैंने लिया था और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो शेष बिंदु हैं वो आज हम आपको बताएंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं धन का निष्कासन। दूसरे शब्दों में इसे कहें धन निष्कासन का सिद्धांत और थ्योरी ऑफ ड्रेन। ये है थ्योरी ऑफ ड्रेन अर्थात धन निष्कासन का सिद्धांत। अब धन का निष्कासन से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? देखिए, धन निष्कासन से तात्पर्य उन सभी भुगतानों से है, सभी पेमेंट से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल और उत्तरदायित्व के किए गए। यानी भारत का धन ब्रिटेन गया और उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिला। भारत का धन तो ब्रिटेन गया, लेकिन उस धन के बदले में जब भारत को कुछ नहीं मिला तो उस धन को हम क्या कहेंगे कि यह धन का निष्कासन है, धन का पलायन है। ठीक है, संपत्ति का निष्कासन है। तो धन निष्कासन किसे कहते हैं, एक तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये धन निष्कासन ये होता है। अब धन निष्कासन का सिद्धांत अगर आप देखें तो धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया है। ठीक है, अब ये याद रखना है, इससे प्रश्न मिलता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो उत्तर क्या देंगे? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी, तो इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये पुस्तक है, याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसी पुस्तक में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इसमें इन्होंने बहुत तर्कपूर्ण तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ये साबित किया, ये सिद्ध किया कि अंग्रेज या ब्रिटिश शासक भारत से ब्रिटेन धन भेज रहे हैं और उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एक बात, अब धन निष्कासन का सिद्धांत तो इस पुस्तक में प्रतिपादित हुई। कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की चर्चा सर्वप्रथम कब की, तो वो एक अलग प्रश्न बन जाता है। तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 2 मई 1867 ईस्वी को, ठीक है, 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक हुई और इसी बैठक में इसी तारीख को इन्होंने एक लेख पढ़ा, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, डेप्ट होना चाहिए, डेप्ट टू इंडिया, ठीक है। तो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया ये लेख पढ़ा और इसी लेख में पहली बार इन्होंने धन निष्कासन की चर्चा की कि भारत से भारी मात्रा में धन ब्रिटेन आ रहा है और उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार धन निष्कासन का उल्लेख कब किया था? 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हुई थी और उस बैठक में इन्होंने एक
लेख पढ़ा था, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ठीक है। तो इस लेख में इन्होंने ये चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दादा भाई नौरोजी पहले विद्वान थे, भारतीय नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने धन निष्कासन की चर्चा की। अब दादा भाई नौरोजी के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो भारत के अनेक विद्वान और नेताओं ने धन निष्कासन की चर्चा की और धन निकासी का विरोध भी किया। इन विद्वानों में अगर देखा जाए तो आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे और जे.बी. जोशी महत्वपूर्ण हैं। इन विद्वान और नेताओं ने भी धन निष्कासन की चर्चा की, धन निष्कासन का विरोध किया। आर.सी. दत्त अगर देखा जाए तो रमेश चंद्र दत्त, तो रमेश चंद्र दत्त ने ये उल्लेख किया है कि भारत से हो रही धन निकासी का जैसा उदाहरण विश्व के किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलता। और ये बिल्कुल धन निकासी को इन्होंने ये बताया कि ये तो बिल्कुल बहता हुआ घाव है, निरंतर बहता रहता है, नासूर है। इस तरह का विरोध प्रकट किया। एम.जी. रानाडे ने भी लिखा कि भारत की राष्ट्रीय आय का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में भारत से इंग्लैंड चला जा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन विद्वानों ने धन निष्कासन का विरोध किया। और फिर आप देखेंगे कि 1896 में जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया, ठीक है, मान्यता दी कि हाँ वास्तव में धन निकासी हो रही है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को कांग्रेस ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में मान्यता दी थी, तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। अब एक प्रसिद्ध समाजवादी आर्थिक चिंतक कार्ल मार्क्स ने भी इस भारत की ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को घिनौनी अर्थव्यवस्था कहा है, ठीक है। एक अंग्रेज विद्वान अधिकारी जॉन सुलवन हुआ और इसने भी धन निष्कासन के संदर्भ में लिखा है कि हमारी, चूंकि अंग्रेज ही था जॉन सुलवन, हमारी अर्थव्यवस्था एक स्पंज के समान है। स्पंज क्या होता है? सोखता, जो सोख लेती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था स्पंज के समान है जो गंगा घाटी से अर्थात भारत से हर अच्छी चीज़ सोख लेती है और ब्रिटेन में या लंदन में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। यानी भारत से हर अच्छी चीज़ सोख करके इंग्लैंड में निचोड़ती है। ये है इनकी अर्थव्यवस्था। ये जॉन सुलवन ने लिखा। धन निष्कासन का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अगर देखा जाए तो अमृत बाजार पत्रिका का विशेष महत्व है। अमृत बाजार पत्रिका, तो आप देखेंगे कि धन निष्कासन के विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष महत्व है। इसने भी विरोध किया, अपने तरीके से किया। और आप देखेंगे कि 14 अगस्त 1881 के अंक में, अंक मतलब इस दिन के अखबार में, ठीक है। तो 14 अगस्त 1881 को जो अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशित हुई, उस दिन की बात अगर देखें तो 14 अगस्त 1881 के अंक में अमृत बाजार पत्रिका ने अंग्रेज़ों को चेतावनी स्वरूप लिखा था कि ये, यानी अंग्रेज, वे ये नहीं जानते हैं कि उनकी शल्य क्रिया से
उनका रोगी किस शोचनीय दशा में पहुंच गया है। तो अमृत बाजार पत्रिका ने धन निकासी को क्या कहा, शल्य क्रिया, कि ये भारत की शल्य क्रिया कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, और उसके कारण उनका रोगी कौन है, भारत। भारत की शोचनीय दशा में पहुंच गया। तो शोचनीय दशा क्या है कि गंभीर स्थिति, ये शोचनीय दशा है कि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो इस तरह से आप देखेंगे चेतावनी स्वरूप अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा था। अब देखेंगे कि जो धन निष्कासन शुरू हुआ, तो 1757 ईस्वी से भारत से धन निकासी की शुरुआत मानी जाती है और निरंतर फिर 1947 तक धन का निष्कासन होता रहा। अब आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने विभिन्न तरीकों से भारत का धन भारत से ब्रिटेन भेजा। व्यापार के माध्यम से आप देखेंगे कि शुरू में जो भारत का धन था वो व्यापार के माध्यम से ही ब्रिटेन गया, क्योंकि भारत के धन से ही भारतीय वस्तुएं खरीद करके कंपनी जो है वो ब्रिटेन भेज देती थी और वहाँ जो बिकता था फिर उसका पैसा वापस भारत नहीं आता था। तो इस तरह से भारत का धन व्यापार के माध्यम से कहाँ पहुँच रहा था, ब्रिटेन पहुँच रहा था। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार हुआ, और जब साम्राज्य का विस्तार हुआ तो बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों को रखा गया। ब्रिटेन से अधिकारी आते थे, उनका वेतन पेंशन सब भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। तो इस तरह से भी भारत का धन ब्रिटेन पहुंचने लगा। ठीक है। तो ये भी धन निकासी हो गई। भी आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, और उसमें भी आप देखेंगे कि भारी मात्रा में भारत का धन खर्च होता, जिससे जबकि उस विश्व युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं। तो कई तरीकों से भारत से धन की निकासी हुई। अब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गृह व्यय, होम चार्जेज के रूप में तो भारत से धन निकासी सबसे ज़्यादा किस मद में होती है, ये एक प्रश्न आता है। किस मद के रूप में सबसे ज़्यादा धन ब्रिटेन गया, तो उत्तर होगा गृह व्यय या होम चार्जेज। वास्तव में ब्रिटेन की सरकार भारत में हो रहे खर्च के नाम पर, उसे होम चार्जेज के नाम पर भारत का धन प्राप्त करती थी। ठीक है। तो जो भी ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त होते थे, भारत पर जो भी युद्ध के उपकरण वगैरह भेजे जाते थे, अन्य तमाम चीज़ें जो भी खर्च होता था वो होम चार्जेज पर लिखा जाता था, और वो उसके बदले में भारत का धन लिया जाता था। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गृह व्यय या होम चार्जेज के रूप में भारत का धन भारत से इंग्लैंड गया। तो ये याद रखना। बाकी आप देखेंगे कि उपहार स्वरूप बहुत सारा धन ब्रिटेन गया, अन्य तरीकों से भी ब्रिटेन गया धन। ठीक। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि धन का जो निष्कासन हुआ उसका प्रभाव अगर देखें तो धन निष्कासन का प्रभाव सकारात्मक तो कुछ पड़ा नहीं, केवल नकारात्मक प्रभाव ही देखा जा सकता है। अंग्रेजों ने धन निकासी के लिए आप देखेंगे कि हमेशा सदैव भू राजस्व की दर ऊंची रखी, क्योंकि जितना अधिक भू राजस्व मिलेगा वो धन ब्रिटेन जाएगा। तो इसलिए धन निकासी के लिए इन्होंने क्या किया कि भू राजस्व की दर हमेशा ऊंची रखी, और इसका परिणाम क्या हुआ, जब भू राजस्व की दर हमेशा ऊंची होगी तो किसान निर्धन हो जाएगा,
किसी विशेष कार्य के लिए इसे ऋण लेना पड़ेगा, ऋणग्रस्त हो जाएगा। हाँ, तो ये समस्याएं आ जाएंगी। तो एक तो ये चीज़ रही कि धन निकासी के चलते किसान निर्धन हो गया, ऋणी हो गया। किसानों को ऊंची भू राजस्व देने के लिए नकदी फसलें उत्पादित करने पड़ी, और नकदी फसलों को उत्पादित करने के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन कम हुआ। तो परिणाम क्या होता है कि भूखमरी जैसी समस्या आती है, अकालों को बढ़ावा मिला, ठीक, अकाल का प्रभाव बढ़ गया। तो ये सारा प्रभाव देख सकते हैं कि धन निष्कासन का प्रभाव। दूसरी चीज़, धन निष्कासन के कारण भारत में पूंजी संग्रह नहीं हो पाई, भारत में पूंजी एकत्र नहीं हो पाई, और परिणाम ये हुआ कि फिर भारत का औद्योगिकरण बहुत सीमित हुआ। तो ये भी समस्या। तो धन निष्कासन के कारण भारत लगातार गरीब होता गया, ये तो एक पक्ष हुआ। और इसी धन निष्कासन से ब्रिटेन एक औद्योगिकृत देश बनता गया, पूंजीपति देश बनता गया। भारत के धन से भारत तो गरीब हो गया धन निकासी से, और भारत के धन से ब्रिटेन या इंग्लैंड क्या हो गया, एक पूंजीपति देश बन गया, और वो एक औद्योगिकृत देश बन गया। तो ये प्रभाव आप देख सकते हैं। तो ये हमने आपको धन निष्कासन या धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में चर्चा की, ठीक है। तो ये धन निष्कासन की चर्चा हमने की। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक प्रभाव के टॉपिक के अंतर्गत ही आपको हम बताते हैं भारत में रेलवे का विकास। आप देखेंगे कि भारत में अगर देखा जाए तो अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ, ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने ही रेलवे के आर्थिक और प्रशासनिक महत्व को समझा, और जब इसे रेलवे के आर्थिक और प्रशासनिक महत्व की समझ आई तो इसने भारत में रेलवे के विकास का कार्य प्रारंभ किया। और इसी के समय में सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो भारत में 1853 ईस्वी में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1853 में। और ये रेलवे लाइन बनी थी बम्बई से लेकर के ठाणे तक, थाना या ठाणे, बहुत छोटी रेलवे लाइन थी, ठीक है। तो ये पहली रेलवे लाइन 1853 में बनी। फिर 1854 में कलकत्ता से रानीगंज तक बनाई गई, बम्बई से कल्याण तक बनाई गई, और इस तरह से फिर रेलवे का विस्तार प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब प्रारंभ में तो निजी कंपनियों को जो है रेलवे के बिछाने का काम दिया गया, लेकिन भारत में रेलवे लाइन के विकास को आप 3 चरणों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। अब प्रथम चरण अगर देखा जाए रेलवे का, तो प्रथम चरण 1853 से प्रारंभ होता है और 69 ईस्वी तक। और इस चरण में अगर देखा जाए तो जो रेलवे लाइन बिछाई गई वो पूर्णतः निजी कंपनियों के माध्यम से, ठीक है, निजी कंपनियां रेलवे बिछाने का काम, रेलवे लाइन बिछाने का काम किया इस बीच में। अब द्वितीय चरण अगर देखा जाए तो द्वितीय चरण 1869 से 80 के बीच में थी। और इस चरण में अगर देखा जाए तो सरकार स्वयं रेलवे के विस्तार का कार्य किया। अब इस चरण में निजी कंपनियों ने क्यों नहीं किया, तो उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि 1869 के बाद भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी वो पश्चिमोत्तर में रेलवे का विस्तार करना चाहती थी सामरिक कारणों से,
लेकिन पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र था बड़ा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र था, और निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाना बहुत जटिल कार्य था, कठिन कार्य था, और यही कारण था कि निजी कंपनियां उस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने से इनकार कर दिया, और तब सरकार स्वयं जो है इस चरण में पश्चिमोत्तर में रेलवे लाइन का विस्तार किया। तो रीजन भी आपको पता होना चाहिए, ये है। फिर तृतीय चरण अगर देखा जाए तो रेलवे के तृतीय चरण की शुरुआत 1880 से लेकर के और अंत तक यानी 1947 तक चलता रहा, और इस चरण में रेलवे लाइन का अत्यधिक विस्तार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि संयुक्त प्रयास, संयुक्त प्रयासों से इस चरण में रेलवे लाइन का विस्तार। और यहाँ संयुक्त प्रयास ये है कि निजी कंपनियों और सरकार दोनों के संयुक्त प्रयासों से इस चरण में रेलवे लाइन का विस्तार हुआ। अब इस चरण में अगर देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक रहा। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार होता है। रेलवे के लिए अगर देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन का काल काफ़ी महत्वपूर्ण काल माना जाता है कि इस समय जो है रेलवे लाइन का व्यापक विस्तार होता है। तो 3 चरण में भारत में रेलवे लाइन का विस्तार हुआ। पहले चरण में निजी कंपनियों के प्रयासों से, दूसरे चरण में सरकार स्वयं प्रयास किया, तृतीय चरण में संयुक्त प्रयासों से, और फिर ब्रिटिश भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे लाइन का अत्यधिक विस्तार होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब रेलवे, भारत में रेलवे के विकास का उद्देश्य अगर देखें तो पहली चीज तो यह है कि भारत में रेलवे के विकास का उद्देश्य भारत की प्रगति करना नहीं था। ये यहाँ भारत की प्रगति करना नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अंग्रेजों ने भारत की प्रगति करने के लिए भारत में रेलवे लाइन का विस्तार किया। तो पहले चीज ही आपको बता देते हैं कि इनका उद्देश्य जो है भारत की प्रगति करना नहीं था। तो फिर क्या उद्देश्य था? तो अब उद्देश्य अब जानेंगे कि वास्तव में इसका उद्देश्य आर्थिक एवं प्रशासनिक, भारत में रेलवे लाइन के विकास का उद्देश्य आर्थिक एवं प्रशासनिक था। अब आर्थिक उद्देश्य क्या था? आर्थिक उद्देश्य ये था कि ब्रिटेन के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को भारत में कोने कोने तक पहुंचाना, ठीक है। ये इनका उद्देश्य था, जिससे कि ब्रिटेन के कारखानों की वस्तुएं भारत में बिके, ब्रिटेन को फायदा मिले। दूसरी चीज, ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल देश के दूर दराज के क्षेत्रों में पैदावार होती थी। तो कच्चे माल को दूर दराज के क्षेत्रों से भारत के बंदरगाहों तक पहुंचाना, इसके लिए रेलवे की जरूरत थी। और इस आर्थिक उद्देश्य से अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन का विकास किया। प्रशासनिक उद्देश्य यह था कि भाई प्रशासनिक स्तर पर भारत का एकीकरण करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि भारत की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, कहीं भी विद्रोह वगैरह होता है तो रेलवे के माध्यम से सेना वहाँ पहुँचाई जा सके। तो इन उद्देश्यों से साम्राज्य की सुरक्षा भी इसका उद्देश्य था। इस उद्देश्य से भारत में रेलवे लाइन का विकास हुआ, ठीक। तो ये तो उद्देश्य हो गया। अब भारत में रेलवे का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। तो भारत में रेलवे के प्रभावों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो इसमें 2 प्रकार के दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है। अब यहाँ साम्राज्यवादी से तात्पर्य ब्रिटिश विद्वानों से है, अंग्रेज विद्वानों से। तो अंग्रेज विद्वानों ने जो मूल्यांकन किया तो उनके मूल्यांकन को या उनके दृष्टिकोण को हम क्या बोलेंगे? साम्राज्यवादी दृष्टिकोण।
तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण या ब्रिटिश विद्वानों ने रेलवे का जो भारत में प्रभाव पड़ा, उन्होंने कहा बहुत सकारात्मक रहा। हाँ? इन्होंने सकारात्मक प्रभाव पर अत्यधिक बल दिया। अब इन सकारात्मक प्रभाव में इन्होंने बताया कि रेलवे के माध्यम से भारत का औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण हुआ। देखिए, रेलवे ने भारत को औद्योगिकृत देश बनाया और आधुनिक देश बनाया, ये अंग्रेज विद्वान कहते हैं। तो एक तो ये सकारात्मक प्रभाव इन्होंने बताया। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आंतरिक एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, आंतरिक एवं विदेशी व्यापार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये सकारात्मक इन्होंने बताया। व्यापार की उन्नति बताई कि देश का बहुत व्यापार बढ़ गया। तीसरी, आप देखेंगे कि देश का प्रशासनिक आर्थिक एकीकरण हुआ। देश का क्या होता है? एकीकरण। ये भी क्या बताया कि ये क्या है? सकारात्मक प्रभाव है। फिर चौथी चीज इन्होंने बताया कि अकाल के समय में रेलवे के माध्यम से अकालग्रस्त क्षेत्र में राहत सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सकती है। भाई, रेलवे हुआ, किसी क्षेत्र में अकाल पड़ गया तो दूसरे क्षेत्र से राहत सामग्री तुरंत रेलवे के माध्यम से पहुंचाई जाए आपदा के समय में। अब जैसे इस समय आप देखेंगे कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई, और फिर आप देखेंगे कि रेलवे के माध्यम से तुरंत अब ऑक्सीजन जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाई जाने लगी। तो ये रेलवे का प्रभाव कि अकाल पड़ेगा तो तुरंत राहत सामग्री एक क्षेत्र से जिस क्षेत्र में उपलब्ध है उस क्षेत्र में अकाल नहीं है तो वहाँ से तुरंत दूसरे क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो ये सकारात्मक प्रभाव ये साम्राज्यवादी विद्वानों ने बताया। अब इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार यानी भारतीय दृष्टिकोण है, भारतीय विद्वानों का दृष्टिकोण है, तो अधिकांश भारतीय विद्वानों ने रेलवे के नकारात्मक प्रभावों पर बल दिया। ठीक है, कि रेलवे का भारत पर नकारात्मक प्रभाव रहा। अब इन्होंने ये बताया कि देखिए, रेलवे के विस्तार के कारण धन निकासी में तीव्रता आई। ठीक है, धन निकासी में क्या आती है? तीव्रता। क्योंकि देखिए, रेलवे का जो विकास हुआ वो गारंटी पद्धति से, ब्रिटेन की जो पूंजी रेलवे में लगेगी उसमें सरकार 5% का गारंटी से ब्याज देगा और लाभांश में आधे की भागीदारी होगी। तो इसके माध्यम से, ब्याज और लाभांश के माध्यम से भारत का धन कहाँ जाएगा? ब्रिटेन जाएगा। तो धन निकासी में तीव्रता आ गई। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि रेलवे के माध्यम से भारत का निरुद्योगीकरण हुआ। ठीक है, साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने बताया कि भारत का औद्योगिकरण हुआ, लेकिन भारतीय विद्वानों ने कहा उसका उल्टा, कि निरुद्योगीकरण था किया, यानी जो उद्योग थे वो भी नष्ट हो गए। ठीक, कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ। तो ये निरुद्योगीकरण बताए किस आधार पर? कि देखिए, भारत में एक तो जो भी शिल्पी थे, कारीगर थे, जो भी उद्योग था, रेलवे के माध्यम से जब ब्रिटेन के कारखाने की वस्तुएं दूर दराज गांव-गांव तक पहुंचने लगी तो गांव का और नगर का उद्योग नष्ट होने लगा। और दूसरी चीज़, भारत के कारीगरों को जो कच्चा माल मिलना चाहिए वो कच्चा माल रेलवे के माध्यम से बंदरगाह और बंदरगाहों से ब्रिटेन चला जा रहा है, और
कच्चा माल ना मिलने से भी भारत का उद्योग क्या हुआ, नष्ट हुआ। तो रेलवे ने भारत को क्या कर दिया, निरुद्योगीकरण किया। और इस संदर्भ में भारतीय विद्वानों ने यह भी तर्क दिया कि देखिए, रेलवे के विकास के बाद जिस तरह का औद्योगिकरण अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, जापान में हुआ, उस तरह का औद्योगिकरण भारत में नहीं हुआ। ठीक है। तो और फिर इन्होंने ये भी कहा कि रेलवे के सहायक उद्योगों का भी भारत में विकास नहीं हुआ। यानी यहाँ सहायक उद्योग, यानी रेलवे लाइन अगर भारत में बिछाई गई तो अब भारत में ही रेलवे की पटरी बनना शुरू हो जाए, रेलवे का डिब्बा बनना शुरू हो जाए, फिर उसके अन्य पुर्जे बनने शुरू हो। तो इस तरह के भी कोई कारखाना, रेलवे तो है लेकिन भारत में इस तरह का कोई कारखाना स्थापित ही नहीं किया गया। तो जो रेलवे के सहायक उद्योग हैं वो भी भारत में नहीं लगाए गए। यानी एक पुर्जा भी, एक नट बोल्ट भी अगर रेलवे का खराब हो गया तो वो ब्रिटेन से आता था, भारत में उस बनता नहीं था। तो आप देखेंगे रेलवे के सहायक उद्योगों का भी विकास नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि रेलवे ने भारत में पर्यावरण को क्षतिग्रस्त किया। पर्यावरण को क्या किया, क्षतिग्रस्त कर दिया। अब पर्यावरण को किस तरह से क्षतिग्रस्त किया, ये अगर देखें तो दो चीज़ें इसमें आप दिखाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि रेलवे के विकास के चलते भारत में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हुई। और क्योंकि रेलवे पटरी बिछाने के लिए स्लीपर चाहिए था, वो लकड़ी के बनाए जाते थे, तो स्लीपर के लिए आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होती है। और पेड़ों की कटाई से आप देखेंगे कि पर्यावरण क्या हुआ, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो एक तो ये समस्या, पर्यावरण क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर आप इसी पे देखेंगे, जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो आप देखेंगे कि रेलवे पटरी के दोनों तरफ गड्ढे बने। रेलवे लाइन ऊंचे पे बिछाई गई तो अगल बगल जो है खुदाई हुई खंतियाँ बनाई गई। परिणाम क्या हुआ कि बारिश के समय में जल भराव की समस्या, और जब रेलवे कोई गांव या शहरों से गुजरती थी तो उसके अगल बगल बहुत ज़्यादा जल भराव हो जाता था, और जल भराव की निकासी की कोई व्यवस्था न की गई। इसके कारण आप देखेंगे कि संक्रामक रोगों का विकास हुआ, तमाम संक्रामक रोग फैल गए, महामारी फैल गई। तो ये नकारात्मक प्रभाव अगर आप देखेंगे कि रेलवे का एक नकारात्मक प्रभाव ये रहा कि पर्यावरण क्षतिग्रस्त हुआ और इसके चलते संक्रामक रोग बढ़े, महामारी फैल गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसके सकारात्मक प्रभावों को भी बताया गया, नकारात्मक प्रभावों को भी बताया गया। लेकिन यहाँ निष्कर्ष रूप में आप यही कहेंगे कि ब्रिटिश काल में भारत में रेलवे के विकास के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे। इसके सकारात्मक प्रभावों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और लेकिन सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। ठीक, तो ये हमने आपको भारत में रेलवे के विकास के बारे में चर्चा की। अब भारत में ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत ही आपको हम बताएंगे कि वाणिज्यिक फसलों का विकास, नकदी फसलों का विकास, इसी को बगीचा उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब वाणिज्यिक फसलों के विकास के संदर्भ में अगर आप देखें तो देखिए, वाणिज्यिक फसलों, भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश अधिकारी थे,
उन्होंने वाणिज्यिक फसलों या नकदी फसलों या बागवानी उद्योग को क्यों प्रोत्साहित किया, ये प्रश्न ये है। तो इसके पीछे अगर आप देखें, कारण देखें, तो पहली चीज़ तो यह है कि ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल चाहिए। ब्रिटेन का में औद्योगिक क्रांति हुई, ब्रिटेन का अत्यधिक औद्योगिकरण हो जाता है, ठीक है। और लेकिन ब्रिटेन में जो कारखाने स्थापित हुए, उन कारखानों के लिए जो जरूरी कच्चा माल चाहिए वो ब्रिटेन में उपलब्ध नहीं था। वहाँ की जलवायु ऐसी नहीं थी कि वहाँ कच्चा रेशम, कपास, नील, अफीम, जूट, चाय ये पैदा हो सके। तो ऐसे में तो ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल चाहिए था और फिर वो कच्चा माल भारत से भेजने का निश्चय किया गया। इसलिए भारत में ब्रिटिश अधिकारी जो है नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देते रहे। एक तो ये कारण था। दूसरी चीज़ ये भी था कि ब्रिटिश सरकार को किसानों से नकद कर वसूली करनी थी, भू राजस्व नकद लेना था। तो सीधी सी बात है कि उन्होंने इस चीज़ पर बल दिया कि अगर नकदी फसल उत्पादित करेंगे तो उससे उन्हें नकद धन मिल जाएगा और तुरंत हमें भू राजस्व अदा कर देंगे। तो नकद कर वसूली करने के लिए भी इन्होंने नकदी फसलों के उत्पादन को क्या किया, प्रोत्साहित किया। लेकिन मूल ज़रूरत यही है कि ब्रिटेन को ज़रूरत थी कच्चा माल की, ठीक है। चलिए, अब वाणिज्यिक फसलों के रूप में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार ने कच्चा रेशम, कपास, नील, जूट, अफीम और चाय के उत्पादन पर बल दिया। तो इन नकदी फसलों के उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार ने अधिक बल दिया। अब देखिए, कच्चा रेशम और कपास ब्रिटेन के कारखानों की ज़रूरत थी, उन्हें चाहिए। और ब्रिटेन में न तो कच्चा रेशम की पैदावार होती थी न ही कपास की, इसलिए यहाँ इन चीज़ों के उत्पादन पर बल दिया। कपड़े की रंगाई के लिए नील की आवश्यकता थी, तो इसलिए नील की खेती पर बल दिया गया। अब चूँकि ब्रिटेन से बहुत सारी वस्तुएं भारत आती थी और भारत का कच्चा माल ब्रिटेन जाता था, तो इन माल को भरने के लिए बड़े बड़े बोरे या बैग की ज़रूरत थी। तो उन बोरे या बैग बनाया किससे जाए, तो जूट की ज़रूरत पड़ गई। तो ये जूट के उत्पादन पर बल देते थे कि जूट से बड़े बड़े थैले बनाए जाएंगे, बोरे बनाए जाएंगे और उनमें सामान भर भर करके आएगा। अफीम को ये चीन को तस्करी करते थे, इससे धन मिलता था, तो इसलिए अफीम की खेती पर बल दिए। और चाय ब्रिटेन के लिए आवश्यक थी और चाय ब्रिटेन के लोग जो है लंदन से मंगाते थे, वो सारी चाय जो है ब्रिटेन के लोग चीन से मंगाते थे। तो चाय के लिए चीन पर निर्भरता कम हो जाए, इसके लिए इन्होंने चाय के उत्पादन पर बल दिया। तो ये कारण थे। तो इन चीज़ों की खेती पर इन्होंने बल दिया। अब आप देखेंगे कि 1833 का अधिनियम आता है और इस अधिनियम की दो विशेष बातें थी। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार नहीं रहेगा और ना ही चाय के व्यापार का एकाधिकार रहेगा। अब कोई भी चीन के साथ व्यापार कर सकता था, चाय का व्यापार कर सकता था। दूसरी चीज़, इसी अधिनियम के द्वारा अंग्रेज़ों को भारत में भूमि खरीदने और बागान लगाने आदि का भी अधिकार दे दिया गया। तो अब अंग्रेज भारत में भूमि खरीद सकते हैं, बागान लगा सकते हैं,
ये अधिकार भी 1833 के अधिनियम के द्वारा मिल गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाने लगा। अंग्रेजों के लिए चाय भी महत्वपूर्ण थी और भारत में पहली बार 1835 ईस्वी में चाय की खेती प्रारंभ हुई, शुरुआत हुई, ठीक है। और भारत में जो चाय उत्पादित हुई ये पहली बार 1838 ईस्वी में लंदन के बाजार में बिकी। भारत की उत्पादित चाय पहली बार लंदन में कब पहुंची? 1838 में। कंपनी का जब ये प्रयोग सफल हो गया तो कंपनी ने क्या किया कि चाय बागानों को निजी कंपनियों को आवंटित करना शुरू किया और फिर भारत में पहली चाय कंपनी कौन बनी? 1839 ईस्वी में स्थापित हुई, नाम थे आसाम चाय कंपनी, ठीक है। ये भारत की पहली चाय कंपनी है। 1839 में ये स्थापित होती है, नाम क्या है? आसाम चाय कंपनी, सबसे पुरानी चाय कंपनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये फिर 1850 के बाद अनेक कंपनियों को जो है चाय बागानों का आवंटन किया गया। तो अंग्रेजों ने जो है वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर ब्रिटेन की पूंजी रेलवे के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लगाई और सीधी सी बात है कि ये उनकी ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने इस पर लगाया। अब इसका प्रभाव अगर देखें कि भारत में अंग्रेजों ने जो वाणिज्यिक फसलों के विकास पर बल दिया, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि गांव में जो है नकदी फसलें उत्पादित होती थी, शहरों तक जाती थी, शहर से फिर अन्य क्षेत्रों में, तो गांव और शहरों का एकीकरण होता है, ये सकारात्मक प्रभाव। भारत विश्व मंडी से जुड़ गया, विश्व व्यापार से जुड़ गया, ये भी सकारात्मक प्रभाव। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव अगर आप देखें तो पहली चीज़ तो ये है कि इससे किसानों की स्थिति दयनीय हुई, किसान गरीब होते गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है बहुत कम मूल्य पर उनसे नकदी फसलें उत्पादित कराते थे, तो उन्हें लागत मिल पाती थी, थोड़ा बहुत लाभ मिलता था। तो किसानों की स्थिति क्या होती गई? दयनीय होती गई और वो अपने इच्छा से जो है उत्पादन कर भी नहीं पाते थे। भाई अंग्रेजों को ये ज़रूरत थी तो वो करवाते थे, तो किसानों की स्थिति दयनीय। अब वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को महाजनों से ऋण लेना पड़ता था, तो किसान गरीब भी होते गए और जब ऋण लेना पड़ा तो ऋणग्रस्त भी हो गए, कर्जदार भी हो गए। तो किसानों की स्थिति ये होती गई कि गरीब होते गए, ऋणग्रस्त होते गए। दूसरी चीज़ यह है कि जब ब्रिटिश सरकार नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया तो उसका परिणाम ये हुआ कि खाद्यान्न, गेहूं, चावल आदि इनके उत्पादन में कमी आ गई और इनके उत्पादन में जब कमी आई तो सीधी सी बात भूखमरी जैसी समस्या, अगर अनाज नहीं होगा तो अकाल को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, अकाल के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, ये चीज़ें, ठीक है, और भी तमाम समस्याएं खाद्यान्नों के अभाव में हो जाती है। तो ये इसका जो है आप नकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। तो ये हमने आपको वाणिज्यिक फसलों के विकास के संदर्भ में बताया, ठीक है। अब इसी क्रम में अगर देखा जाए तो आधुनिक उद्योगों का विकास,
देखिए, ब्रिटिश विद्वानों की ये मानना था कि हमने भारत का औद्योगिकरण किया, जबकि राष्ट्रवादी विद्वानों ने इसके विपरीत बताया कि ब्रिटिश सरकार भारत का क्या किया, निरुद्योगीकरण किया, यानी जो उद्योग भी थे उनको नष्ट कर दिए। अब भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों का विकास, यानी 1850 के बाद भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। और ये जो आधुनिक उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ ये बहुत सीमित था। तो सीमित रूप में ही आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। अब भारत में जो आधुनिक उद्योगों का विकास होता है, पहली चीज़ है वो दो रूपों में होता है। कुछ उद्योग, आधुनिक उद्योग लगे जो ब्रिटिश पूंजी जिसमें लगाई गई, और ब्रिटिश पूंजी के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से उन उद्योगों का विकास हुआ। और कुछ ऐसे आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ जिसमें भारतीय पूंजी लगाई गई। तो भारतीय पूंजी के सहयोग से विकास हुआ। ठीक है। अब भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम चरण अगर देखा जाए तो इसका प्रथम चरण 1850 से लेकर 1914 तक, ये इसका प्रथम चरण माना जाता है राउंड फिगर में। अब प्रथम चरण में अगर देखा जाए तो भारत में आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास होता है। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पूंजी के सहयोग से कुछ उद्योग विकसित हुए, और उनमें अगर देखा जाए तो कोयला उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, ये सब ब्रिटिश सरकार इनको प्रोत्साहन दिया, और ब्रिटिश पूंजी के सहयोग से ही भारत में कोयला उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग विकसित हुए। और इसके अतिरिक्त बागवानी उद्योग विकसित होते हैं, चाय, काफ़ी, ये सब चीज़ें, नील। अब कोयला उद्योग, चूँकि भारत में रेलवे का इन्होंने विकास किया, तो सीधी बात है अगर रेलवे का आपने विकास किया और ट्रेन चला गई तो ट्रेन चलेगी कैसे। हाँ, तो उसमें कोयले की ज़रूरत थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत में कोयला उद्योग को क्या किया, प्रोत्साहन दिया। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि बंगाल कोल इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, बंगाल कोल कंपनी की स्थापना हुई। फिर सीमेंट उद्योग, इनको सीधी सी बात है कि अनेक पुल वगैरह, अनेक इमारतें बनवानी थी, तो उसके लिए सीमेंट उद्योग को विकसित किया। सामान भरने के लिए जूट का उत्पादन जरूरी था, क्योंकि उससे बैग, बोरा आदि का निर्माण करते थे। और बागवानी उद्योग, पहले मैंने बता दिया कि इनके कारखानों की ज़रूरत थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ब्रिटिश पूंजी के सहयोग से इस चरण में कोयला उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, बागवानी उद्योग ये विकसित होते। इसी चरण में अगर देखा जाए तो भारतीय पूंजी से भी कुछ आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, और उनमें अगर देखा जाए तो मुख्यतः वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, और लघु उद्योग। लघु उद्योग में जैसे साबुन, माचिस, ये सब आ जाएंगे, और कुछ अन्य रासायनिक उद्योग का विकास होता है। तो भारतीय पूंजी जो लगी वो मुख्यतः इन चीज़ों में, वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, लघु उद्योग में साबुन, माचिस, कुछ अन्य रासायनिक उद्योग। इन उद्योगों को ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं किया, और न ही ब्रिटेन की इसमें पूंजी लगाई गई। ठीक है। अब भारत में वस्त्र उद्योग का इतिहास अगर आप देखें, वस्त्र उद्योग तो सबसे पहले 1854 में अगर देखा जाए तो बम्बई के एक पारसी उद्योगपति कावस जी नाना भाई
दाभार, इन्होंने बंबई में पहला सूती कपड़े का कारखाना लगाया और यहीं से भारत में वस्त्र उद्योग, आधुनिक वस्त्र उद्योग का इतिहास शुरू होता है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1877 में जे.एन. टाटा ने नागपुर में एम्प्रेस मिल की स्थापना की। ये एक एम्प्रेस मिल स्थापित हुआ और यहाँ से फिर वास्तविक प्रगति हुई। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो इस उद्योग को और भी विकास होता है। कुल मिलाकर के 1914 तक अगर देखा जाए तो भारत सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर आ गया, ठीक है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि स्थानीय पूंजी, भारत की ही पूंजी लगी। ब्रिटिश सरकार हतोत्साहित किया इस उद्योग को, कभी न तो प्रोत्साहन दिया न ही पूंजी लगाई। अब जहाँ तक बात लोहा इस्पात उद्योग की है तो लोहा इस्पात उद्योग थोड़ा देर में शुरू होता है। सर्वप्रथम 1907 में आप देखेंगे जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील एंड कंपनी की स्थापना की। ये भारत में पहला लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर में स्थापित हुआ 1907 में जे.एन. टाटा द्वारा, टाटा स्टील एंड कंपनी। और यही फिर 1911 में आप देखेंगे कि आयरन का उत्पादन, 1912 में स्टील का उत्पादन प्रारंभ हुआ। लेकिन भारत की आवश्यकताओं को बहुत सीमित, कम मतलब ये ज़रूरत को पूरा कर पाता था। ज़्यादातर लोहा इस्पात अभी भी ब्रिटेन से आता था। बाकी साबुन, माचिस, रासायनिक उद्योगों का भी इस चरण में विकास हुआ। अब द्वितीय चरण अगर देखा जाए तो द्वितीय चरण 1914 से 1947 तक। अब द्वितीय चरण 1914 से शुरू होता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। आज जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि यूरोप के अनेक देश युद्ध में रहे। भाई ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एक पक्ष में थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक पक्ष में थे, ये सब। तो अब देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब यूरोप में उद्योग कमज़ोर पड़े तो भारत में उद्योगों की प्रगति शुरू हुई, ठीक है। भारत के उद्योगपतियों ने ब्रिटिश सरकार के समर्थन से अपने उत्पादन को बढ़ाए, युद्ध की सामग्रियों का उत्पादन शुरू किए। इसी क्रम में आप देखेंगे कि 1916 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम औद्योगिक थॉमस हॉलैंड के अध्यक्षता में गठित हुआ और उसने भारत में उद्योगों के प्रोत्साहन की संस्तुति की कि भारत में उद्योगों को क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कुछ और आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। फिर इसी चरण में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अब यूरोप जब के अनेक देश युद्ध में लग गए तो वहाँ का औद्योगिक विकास कमज़ोर पड़ा। तो सीधी सी बात है कि इस चरण में भी भारत युद्ध से संबंधित सामग्रियों को उत्पादन में बल दिया। तो इस समय भी आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। इसी समय 1944 में भारत के अनेक उद्योगपतियों ने मिल करके बॉम्बे प्लान, बॉम्बे योजना, ये आप देखेंगे कि बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने मिल करके बॉम्बे योजना तैयार की थी। इसी को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता था। और इस में ये मांग की गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारत में आधुनिक उद्योगों को संरक्षण दे, आर्थिक सहयोग करे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत में धीरे धीरे आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, लेकिन ये आधुनिक उद्योग बहुत ही सीमित थे, ठीक है। और एक बात और महत्वपूर्ण रही कि ब्रिटिश सरकार भारत में उन उद्योगों को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं दिया जो उद्योग ब्रिटेन में स्थापित थे। यही कारण है कि भारत में वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग,
को जो है सरकार ने प्रोत्साहन नहीं दिया। तो ये आज हमने आपको भारत में ब्रिटिश राज्य के आर्थिक प्रभाव को पूरा किया। इसके अंतर्गत अनेक चीज़ें आपको हमने बताई, ठीक है, और इनको आप अध्ययन करें, ठीक है। तो ये एक टॉपिक आपका ख़त्म हुआ, भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन इसमें निकल कर के आते हैं और अगर आप इस तरह से समझे होंगे तो निश्चित रूप से ये अच्छे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कल हम नया टॉपिक के साथ, कल का टॉपिक होगा 1857 का विद्रोह, ठीक है।